Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हमने पहले जो प्रीवियस पेपर है +2 लेक्चरर का उसमें से हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया था कल, जिसमें खाली 5 MCQs को हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है। कल ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स कल जो वीडियो था वो आधा पहले कट हो गया, फिर अपलोड ही नहीं हुआ। फिर जब सेकंड वीडियो अपलोड हुआ तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 थे वो अपलोड ही नहीं हुए। तो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से हमने फिर पार्ट 2 को डिलीट ही कर दिया। तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ क्वायरीज आ रही थी कल कि कुछ फ्रेंड्स ने कहा, क्योंकि यहाँ पे सभी जो हैं वो सभी स्कॉलर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टीचिंग इन द कॉलेजेस एंड हायर सेकेंडरीज। सो कुछ स्कॉलर्स ने कल ये कहा था कि सर पीडीएफ चाहिए था, ठीक है। तो पीडीएफ अभी अलाउड नहीं है। जो जो एमसीक्यूज हो जाएगा उसका पीडीएफ मैं आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारा जो इस यूट्यूब चैनल की जो कमेटी है, ठीक है, जो इसके मेंबर्स हैं, उसमें जो आपको पता है डॉक्टर शाहिद है, डॉक्टर बिलाल है, ठीक है, डॉक्टर कुयम साहब है, और ख़ासकर जो डॉक्टर हिलाल आईआईटी से हैं, ठीक है। तो अभी अलाउ नहीं है यूट्यूब सॉरी ये पीडीएफ शेयर करना। हाँ, जो जो एमसीक्यूज हो जाएंगे उसका पीडीएफ में हम शेयर, उसका अलाउड हुआ है कल, वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैंने इस यूट्यूब चैनल के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल खोली है, जहां हम पीडीएफ सारा कुछ अवेलेबल कर देते हैं। तो वो ज्वाइन कीजिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, ठीक है, या कमेंट्स में रहेगी। तो वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको आसानी से। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन नहीं है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। हाँ, और एक क्वेरी कल ये आई थी कि सर थोड़ा जल्दी कराइए, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन उसको। देखिए, इस पेपर का मकसद, एक्सप्लेन करने का मकसद ये खाली नहीं है कि इसको आपको दिखाया जाए पेपर क्या है। आपका एग्ज़ाम 10 दिन में नहीं होने वाला है। इस पेपर को हम इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, ताकि एक तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, किस लेवल की नॉलेज आपको हासिल करनी, कहाँ तक आपको स्टडी करनी है। दूसरा ये ज़रूरी है कि इन्हीं पेपर से फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आप जल्दी कर जाते हैं, हमें 5 मिनट में 20 मिनट में चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश की करेंगे। तो उसमें आप जो हैं थोड़ा सा सब्र रखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। जब किसी पे आपने भरोसा किया है तो लिसन, उसको करने दो और उसको सुनो, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हाँ, हर किसी की अपनी अपनी व्यू है, और सबसे बेहतरीन जो सोशोलॉजी की ब्यूटी ही यही है कि सोशोलॉजी हर किसी को अकोमोडेट करती है, हर किसी व्यू को सुनती है। तो मेहरबानी करके आप थोड़ा सा सब्र रखिए। हम जितना इसको डिस्कस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द एजेंट ऑफ, इनमें से एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन नहीं। एजेंट यानी जो सोशलाइजेशन हमारी कराते हैं, जो हमें चीज़ें सिखाते हैं। पहले तो हमारी फैमिली जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हमें करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल आता है, और फैमिली के बाद नेबर्स आते हैं। ये हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, डोमिनेंट सोशलाइजेशन है, ये याद रखना ये वर्ड। और फिर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेन है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट यहाँ पे, फिर इसने दिया है पार्क, मोटरसाइकिल और स्टेट। तो इसने कहा नहीं है, तो जो हमारे हैं उनसे हम बाहर निकालेंगे। पहले में इसमें 1 रखा है तो ये कैंसल, और उसके साथ साथ इसने इसमें रखा है थर्ड पार्क, ठीक है। 4 और 5 पहले इसको ऐसे ही रखेंगे, तो उसमें जो पार्क है वो भी सोशलाइजेशन में आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेट भी सोशलाइजेशन में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद इसने थर्ड और मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल आपकी सोशलाइजेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे अभी एज एक्सेप्शन में। और लास्ट में इसने दिया है 1, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये बनेगा। तो इन क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे किया जाता है, या आपका अगर कोई और मेथड है तो उससे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड ईगो सुपर ईगो, ये आपको पता ही होगा,
ठीक है। ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, जो उसने सोशलाइजेशन थ्योरी दी है उसमें उसने ईद, ईगो और सुपर ईगो को डिस्कस किया है, जिसमें उसने डिबेट खड़ा किया था पेन और प्लेजर के। जो एक इंडिविजुअल होता है ये हमेशा अवॉइड करता है पेन को, ठीक है, पेन को ये कोशिश करता है अवॉइड, और ये हमेशा प्लेजर हासिल करने की कोशिश करता है। और प्लेजर में उसको क्या, एक सोसाइटल प्लेजर जो सोसाइटी को एक्सेप्ट होगा, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी प्लेजर, वो प्लेजर जो है वो लेवल का प्लेजर, और उस लेवल तक उसको कौन लेके आता है, वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो इसको हमेशा कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सी चीज़ें गलत है और कौन सी चीज़ें ठीक है, किस तरह से तुम्हें सोसाइटी में प्लेजर को हासिल करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट ए, सिगमंड फ्राइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो आपको पता है, एज किनशिप डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। एज और किनशिप कौन सा स्टेटस, हमारे पास दो स्टेटस होते हैं, स्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस। स्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है, जो हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, और अचीव्ड स्टेटस वो स्टेटस होते हैं जो हम हासिल करते हैं बाय स्ट्रगल, ठीक है, या बाय आवर ओन हार्ड वर्क, जो चीज़ें हम हासिल करते हैं। तो एज और किनशिप, एज जो आपको मिल जाती है वो बाय बर्थ आपको मिलती है, और किनशिप यानी कि रिश्तेदारी आपको बाय बर्थ ही मिल जाती है, भाई बहन, ठीक है, कास्ट वास्ट ये सब चीज़ें आपको बाय बर्थ मिल जाती है। तो ये क्या बनेगा, ये डायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये सॉरी ये बनेगा स्क्राइब्ड, सॉरी स्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है। चलिए, और कंपैरेटिव स्टेटस और कॉम्प्लेक्स स्टेटस, बहुत सारे स्टेटस जब होते हैं, ठीक है। अ सोशल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू विच अ पर्सन फ्रॉम अपर कास्ट कैन मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ लोअर कास्ट। एक सोशल प्रैक्टिस जिसमें बॉय जो है ये अपर कास्ट का है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, और गर्ल को लोअर कास्ट यानी कि गर्ल थोड़ा छोटा लिखेंगे, तो ये लोअर कास्ट से अपर कास्ट से है। तो उस टाइप ऑफ मैरिज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पता है, इसको हम कहते हैं हाइपरगेमी, जहाँ ये शॉर्ट, जहाँ लड़की लवर 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 कास्ट से होती है, और हाइपोगेमी का मतलब होता है जहाँ लड़की हायर कास्ट से है और लड़का लोअर कास्ट से। एक्सोगेमी आपको पता है, एक्सोगेमी होता है विद इन द कास्ट, जब आप मैरिज करते हैं, ठीक है, विद इन द कास्ट आप अपनी ही कास्ट में, सॉरी वो होता है एंडोगेमी। एक्सोगेमी होता है आउटसाइड द कास्ट, ठीक है, जब आप अपने कास्ट से, क्लास से बाहर मैरिज करते हैं। और आसुरा मैरिज होता है मैरिज बाय परचेज, ठीक है। ये 8 टाइप्स ऑफ मैरिज है, जो आसुरा मैरिज है, गंधारा विवाह है, ठीक है, जो पहले होते थे, जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे हिंदू मैरिज सिस्टम में। देन क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन नहीं है। तो एसोसिएशन किस लिए हम बनाते हैं, एसोसिएशन सिंपली हम बनाते हैं जब क्या होता है, जब किसी का कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फार्मर्स है, तो फार्मर्स को क्या हुआ है, उनको ड्राट्स हुए, या उनको लोन हुआ, या उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुई, तो उनका लॉस हो गया, सबका लॉस हो गया। तो वो साथ में कहते हैं हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे, तो वो साथ जमा होते हैं, ठीक है, किसी को हेड बनाते हैं, जब वो हेड बनता है बाकी मेंबर्स बनते हैं, वो उनको बताता है हम कैसे काम करेंगे, तो ये एक एसोसिएशन बनती है। या टीचर्स एसोसिएशन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीचर्स को पे इंक्रीज करनी है, तो बहुत सारे टीचर्स साथ में आ जाते हैं, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, टीचर्स एसोसिएशन। क्यों, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट से फुलफिल करा। तो एक को वो हेड बनाते हैं, सेकंड बाकी लवर होते हैं, उसके लिए वो पैसा भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक एसोसिएशन बनती है, इसका फिर एक नाम बनता है, ठीक है। तो उनका क्या, उसमें क्या, इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। पहले ही कॉमन इंटरेस्ट, ये तो सीधी बात है, सबका कॉमन इंटरेस्ट है, सबको सैलरी इंक्रीज करवानी, कॉमन कोऑपरेटिव स्पिरिट। अगर कोऑपरेटिव स्पिरिट इनके बीच में नहीं हो गया तो काम नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इनको कोऑपरेशन में रहना पड़ेगा। इनवॉलंटरी मेंबरशिप नहीं होती है, ये वॉलंटरली मेंबरशिप होती है, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। ऑर्गेनाइज्ड, इसमें पहले हेड होगा, फिर उसके अंदर अकाउंटेंट होगा, फिर उसके अंदर बाकी लोग होंगे, बाकी मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। तो इसका आंसर बनेगा सिंपल पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं है। अब आइए, इसने कहा है नंबर 1, एंडोगैमी इज अ मैरिज बिटवीन द पीपल ऑफ सेम सोशल कैटेगरी। एंडोगैमी का मैरिज, एंडोगैमी मैरिज ही होता है, इसको हम ऐसे मेल डिनोट करते हैं, और ये होता है मैरिज, और ये फीमेल होता है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में कौन सी मैरिज होती है, सेम मैरिज होती है। एंडोगैमी मतलब ये होता है जब आप अपनी ही कास्ट में, अपनी ही क्लास में मैरिज, ठीक है। एक्सोगैमी मैंडेट्स मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। एक्सोगैमी हमने अभी कहा, ठीक है, जब आप अपने कास्ट से बाहर करते हैं, क्लास से बाहर करते हैं, या वो लोअर कास्ट के होते हैं, हायर कास्ट के, किसी और रेस, किसी और एथनिसिटी से होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर होता है मोनोगैमी इज अ मैरिज दैट यूनाइट्स टू पार्टनर। ठीक है, मोनोगैमी वही होता है जिसमें दो पार्टनर्स यूनाइट होते हैं, मेल और फीमेल।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट डी क्या कहता है। ये कहता है पॉलीगैमी इज द मैरिज दैट यूनाइट्स वन विमेन विथ मोर देन मेन। यानी इसमें एक विमेन होती है और मेन ज्यादा होते हैं, ठीक है। कौन से? पॉलीगैमी में। तो पॉलीगैमी मैरिज हम किसे कहते हैं? आपको पता होगा, पॉलीगैमी मैरिज हम कहते हैं जहां एक मेल होता है और बहुत सारे फीमेल्स होते हैं। आई बात समझ में? तो इसका आंसर कौन बनेगा? इसका आंसर बनेगा पार्ट डी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए फैमिली यूनिट, एक फैमिली यूनिट है, ठीक है। इसको हम सोशियोलॉजी में एज यूनिट लेते हैं। दैट इंक्लूड्स पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स है, ठीक है। ये आप हो गई, ये ईगो हो गई, यानी आप, आपके पेरेंट्स, ठीक है। और उसके बाद चिल्ड्रंस, ठीक है, एंड चिल्ड्रंस और आपके बच्चे, एज वेल एज अदर किन्स। एज वेल एज अदर किन्स का मतलब होता है जो आपके अदर रिश्तेदार है, इसके भाई, भाई के बच्चे, इसकी बहन, बहन के बच्चे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। या और भाई उनके बच्चे, और भाई उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी किन्स जब साथ में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर फैमिली आपको पता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली आपको पता है जिसमें सेकेंडरी भी रहते हैं, और टेरिशरी किन्स जिसमें आएंगे उसको हम बोलते ही है एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। में टेरिशरी किन्स भी आते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा? इसका पार्ट सी आंसर बनेगा। यूनिवर्सल फैमिली जो कंसेप्ट है ये मर्डॉक का कंसेप्ट है, याद रखना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। देखिए रीजर और एसर्शन जो क्वेश्चन हैं उनमें आपका माइंड किसी और आंसर को भी स्ट्राइक कर सकता है, तो ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम में कोई बच्चे अपेयर नहीं हो रहे। हाँ कुछ है जिन्होंने रिसेंटली पीजी किया है, जिनको अभी पता नहीं है चीज़ों का, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो यहाँ एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ द उनमें जो है वो स्कॉलर्स है, ठीक है। तो आपके ओपिनियन का वेलकम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम जो है ना ज़रा कूल टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का ये इम्पैक्ट आता है कि आप दूसरों के ओपिनियन को सुनते हैं, लिसन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोशियोलॉजी आपको एक वो वेंटेज पॉइंट देता है जहां आप फंक्शनलिस्ट वालों को सुनते हैं, मार्क्सिस्ट वालों को सुनते हैं, ठीक है, इंट्रैक्शनिस्ट वालों को सुनते हैं, फिनोमिनोलॉजिस्ट को, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी वालों को सुनते हैं, पोस्ट मॉडर्न वालों को सुनते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो कोहैबिटेशन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। कोहैबिटेशन इज द शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड बाय एन अनमैरिड गर्ल। देखिए कोहैबिटेशन का मतलब ही होता है जब दो कपल्स, मेल और फीमेल, क्या करते हैं, ये साथ में रहते हैं और इनके बीच में इंटरकोर्स भी होता है, ठीक है, लेकिन इनकी मैरिज नहीं होती है। याद रखना आज के बाद, नो मैरिज। इनकी मैरिज जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कल्चर और रिलीजियस के बेस पे हमारी जो मैरिजेस होती है वो इनके बीच में नहीं होती है। ये साथ साथ रहते हैं दोनों अपनी विल से, लेकिन 18+ होने चाहिए, ठीक है। ये साथ रहते हैं और इनके बीच में मैरिज नहीं होते, लेकिन इनके बीच में सब कुछ होता है, यानी कि इंटरकोर्स भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें अलाउ होती है। तो बॉलीवुड में बहुत सारे ये मैरिजेस हुए हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो वो आप देखेंगे खुद। तो उसका मतलब ये कोहैबिटेशन इज द शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड। जब शेयरिंग हाउस होल्ड करते हैं दो पार्टनर्स, वो साथ में रहते हैं, बाय एन अनमैरिड कपल, उनमें मैरिज नहीं होती है, ठीक है। ये ठीक है पहला। बिकॉज अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो यहाँ आप हमेशा बिकॉज को यूज कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज कोहैबिटेशन टेंड्स टू अपील टू मोर इंडिपेंडेंट माइंड्स। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, अब ये दोनों जो हैं ये तभी साथ में रह सकते हैं, कब ये साथ में रह सकते हैं, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये कोहैबिटेशन वो लोग करते हैं जो बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, जो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या इसमें आंसर बताऊंगा, मेरा आंसर जो इसमें बनेगा वो बनेगा पार्ट बी। क्या है पार्ट बी? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज द करेक्ट, सॉरी पार्ट बी नहीं, पार्ट ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आप इसमें कुछ स्कॉलर्स इसके साथ भी जाएंगे, किस आंसर के साथ, कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसका भी वेलकम है, लेकिन मैं इस आंसर के साथ जाता हूं।
ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि कोहैबिटेशन वही कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, यानी जिनको कोई कंट्रोल नहीं करता है, वही वो डिसीजन ले सकते हैं। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप फैमिली में रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोशलाइजेशन होती है वो ट्रेडिशनल, वो और एक ही कल्चर में सोशलाइजेशन, जो मॉडर्न वैल्यूज को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। तो जो भी कोहैबिटेशन आज तक बॉलीवुड में हुए हैं, तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग सोर्सेज फैक्टर्स दैट यूजुअली कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। तो सोशल चेंज के जो फैक्टर्स हैं, सोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं इसमें? चलिए, इन्वेंशन, ठीक है, ये तो जब नई इन्वेंशन होती है, नई चीज़ें आती हैं, तो उससे तो सोशल चेंज एकदम से आ जाती है, यस आ जाती है, ठीक है। इन्वेंशन से भी आते हैं, डिस्कवरीज हो गई, जैसे फायर की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद या आयरन की डिस्कवरी हो गई दुनिया में, तो इन चीज़ों से एकदम से चेंजेस आए दुनिया में, यस आ गए। इथिक्स, इथिक्स को छोड़िए, इसको फिलहाल रखिए आप डिसबैंड में, ठीक है। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन को आपको पता होगा, जब दो सोसाइटीज़ के लोग मिल जाते हैं, तो उनके बीच में ये लोग कभी इनकी चीज़ों को, कल्चरल ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, कभी ये लोग इनके कल्चरल ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, तो इनमें जो एक नया कल्चर आता है, इनका आधा होता है और इनका आधा होता है, ठीक है, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इससे भी चेंजेस आते हैं, जब आप किसी और कल्चर में जाते हैं, वहाँ आप नई चीज़ें सीखते हैं, उनको अडॉप्ट करते हो, तो आप में चेंज आती है, ठीक, इससे भी आती है, इससे भी। वैल्यूज़ और इथिक्स हमेशा क्या करते हैं, ये सोसाइटी में हमेशा क्या करते हैं, ये जब भी चेंज आती है, तो ये उस चीज़ को क्या करते हैं, चीज़ को काउंटर करते हैं। जब जैसे अभी हमारे साथ हो रहा है कि मटेरियल कल्चर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कल्चरल का कंसेप्ट है कि नॉन मटेरियल कल्चर, हमारे वैल्यूज नॉर्म्स अभी वैसे ही है, लेकिन हमारा मटेरियल कल्चर चेंज हो गया, जैसे मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन वैल्यूज़ मॉरल्स अभी भी वही है। तो चेंज, ये वैल्यूज़ और मॉरल्स जो है, ये हमेशा क्या करते हैं, ये एक हिंड्रेंस बनते हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और चेंज लाने में। तो इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन तीनों आएंगे। तो इसने क्या कहा, कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है। इसमें फर्स्ट नहीं है, तो इसमें भी फर्स्ट नहीं है, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट नहीं है, तो इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड और ये वाला आंसर, ठीक है। तो मैं जाऊंगा 1 के साथ। वैल्यूज़ और जो इथिक्स है, ये हमेशा आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें भी थर्ड इसने लगाया है, ठीक है, और लास्ट वाला इसमें भी आया है, इसमें भी लास्ट वाला और थर्ड आया है, ठीक है। तो इन तीनों को मैं कैंसिल करूंगा, तो मैं जाऊंगा आंसर ए के साथ। चलिए, फिर आता है आपका क्वेश्चन डायरेक्ट, जो आता है कार्ल मार्क्स से, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्ल मार्क्स, जब भी आप सोशल थियरिस्ट्स को पढ़ेंगे, पहले आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर बुक्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और लास्ट में सेइंग्स आपको देखनी है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हाई टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। ये जर्मन टर्म है, तो इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। क्लास स्ट्रगल, इसका क्या कंसेप्ट है आपको पता है, मार्क्स ने कहा था कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो दुनिया में प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जिनकी प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी है, वो ओनर्स हैं, यानी वो रिच क्लास है। रिच क्लास को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोर्जुआस, ठीक है। और जो यहाँ काम करते हैं लेबर में, लेबर एज ए लेबर काम करते हैं, जिनको वेजेस मिलते हैं, और जो ओनर्स नहीं है, वो हो गया लेबर क्लास, वो हो गए पुअर, पी से पुअर और पी से प्रोलेटरेट क्लास, ठीक है। तो इसका कंसेप्शन है क्लास स्ट्रगल का। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों क्लासेस के बीच, रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट्स, प्रोलेटरेट्स एंड बोर्जुआस के बीच में हमेशा क्लास स्ट्रगल रहती है। तो रिच हमेशा पुअर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि ये चेंज ना हो जाए, और ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये लोग, इनकी लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है। ये लोग चेंज करें कहाँ से, लेबर क्लास से कैपिटलिस्ट क्लास। तो ये क्लास स्ट्रगल हमेशा रहती है इन दोनों के बीच में, हिस्ट्री में ये हमेशा रही है। जिसे जैसे मार्क्स ने फिर एंशंट में कहा था कि कैसे क्लासेस डेवलप हो गए, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये मार्क्स का कंसेप्ट है सीधा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। क्लासेस का कंसेप्ट मैक्स पेपर पे यहाँ मैंने लिख के रखा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं पेपर, जब मैं पेपर डिकोड करता हूँ ना, तो मैं एक एक को देखता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ डिकोड, ये आंसर हो गया तो चलिए, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट एग्जाम होता है, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते। तो मैक्स पेपर का क्लास का जो कंसेप्ट है, इसने 4 क्लासेस दिए हैं, ठीक है। वाइट कॉलर, ठीक है, उसके साथ पिटी बोर्जुआस, मैनुअल वर्क्स, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसने मैक्स पेपर ने 4 क्लासेस दिए हैं। चलिए, देन
आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, बुक्स को मैच करना है। देखिए यहाँ पे बुक्स का क्वेश्चन आ गया। तो इन जैसे क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना है, इन जैसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना है। जब आपको पता है दास कैपिटल कार्ल मार्कस की है तो 1 जाएगा लास्ट के साथ, ठीक है। तो 1 में आपका जिससे डायरेक्ट लास्ट दिया हुआ है तो यहाँ आपका सीधा क्वेश्चन निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो पार्ट डी 16 का बनेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज कैटेगराइज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इन द 3 ब्रांचेस ऑफ नेमली सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन कहां से आ गया? सब्जेक्ट मैटर से, ठीक है। जहां सोशियोलॉजिस्ट डिवाइड, पहला क्वेश्चन ही आया था यही से सब्जेक्ट मैटर से, और दूसरा क्वेश्चन आ गया। लेकिन सब्जेक्ट मैटर में क्या स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो फार्मलिस्टिक स्कूल और सिंथेटिक स्कूल के मेन पॉइंट्स निकाल जाते, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उन सोशियोलॉजिस्ट्स को 1 बाय 1 स्टडी नहीं करते, जो मैंने ऑलरेडी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे कराया है। 1 बाय 1 मैंने इनको पढ़ाया है कि दुर्खियम ने क्या कंसेप्ट कहा, मैक्स वेबर ने क्या कहा, जॉर्ज जिमेल ने क्या कंसेप्ट कहा है, ठीक है। तो जब दुर्खियम ने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी डिफाइन किया, इसने क्या कहा, इसने सोशियोलॉजी को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया। ये किस स्कूल से? सिंथेटिक स्कूल से था। कौन? दुर्खियम। सोशल मार्फोलॉजी का मतलब होता है जब आप स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन साइज, डेमोग्राफी, डेंसिटी। और सोशल फिजियोलॉजी का मतलब होता है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन। और जनरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है सोशल फैक्ट। ये आज के बाद यही से आप याद रखेंगे, इसका मतलब होता है सोशल फैक्ट। तो ये ऑलरेडी किसका कंसेप्ट है? तो इसमें हम जाएंगे सीधा दुर्खियम के साथ, ठीक है। हरोल्ड गारफिंकल का इसके साथ कुछ नहीं, एल्फ्रेड शूज और किंग्सली डेविस का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज। स्ट्रैटिफिकेशन जो है, लेकिन कहाँ? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। वो क्या है? वो क्या है? किस किस चीज पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। आप यहां और एक पॉइंट याद रखेंगे आज के बाद, इसको हम बोलते हैं 3 कंपार्टमेंट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन भी बोलते हैं हम। याद रखना, 3 कंपार्टमेंट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, 3 कंपार्टमेंट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसमें कौन कौन आते हैं? हमें कास्ट आता है, उसके साथ साथ हमारा क्लास आता है, और उसके साथ साथ पावर आता है, जो लेजिटिमेसी, जिस पे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पे बड़ा एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि लेजिटिमेट पावर कैसे होता है मॉडर्न सोसाइटी में। हायरार्की और लेजिटिमेसी के बेस पे सोसाइटी में पावर एग्जिस्ट करता है। चलिए रीजन और एसेंशियल पे चलते हैं। रीजन और असर्शन क्या है? द फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। जो हमारे फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ये एनालाइज करते हैं सोसाइटी को कहां से? माइक्रो लेवल से। याद रखिएगा, ठीक है। जब आप पर्सपेक्टिव्स को पढ़ेंगे फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, जो हमारे मेन पर्सपेक्टिव्स है, तो उनमें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स वाले जो हैं वो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो इंडिविजुअल को फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। जो बड़ा डिबेट है हमारी सोशियोलॉजी में, सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहिए? तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल पे जोर देते हैं, और मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले सोसाइटी पे जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सोसाइटी एक इंडिविजुअल की तरफ, जैसे इंडिविजुअल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब ये पार्ट्स आपस में फंक्शन करते हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो है वो फंक्शन करता है। सेम इज द केस विद सोसाइटी। सोसाइटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन। ये इंस्टीट्यूशन जब सब साथ में काम करते हैं तभी सोसाइटी फंक्शन करती है, तो वो सोसाइटी को फोकस करते हैं। जैसे दुर्खियम ने कहा था सियो जेनेरिकस, ठीक है, सोसाइटी ही डोमिनेट करती है इंडिविजुअल को। तो इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या है? क्या ये माइक्रो पर्सपेक्टिव, आपने टर्म सुने होंगे माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव। मैक्रो होता है बड़ा, माइक्रो होता है छोटा, याद रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो ये दोनों ग्रैंड थियरीज है, इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे फोकस नहीं किया है, तो इनको हम माइक्रो नहीं कहते, इनको हम माइक्रो कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा, फंक्शनलिस्ट और इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या निकलेगा? पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत निकलेगा, ठीक है। दीज अप्रोचेस आर नॉट अटेम्प्टिंग। ये दो अप्रोचेस कोशिश नहीं करते हैं किसको? टू एक्सप्लेन सोसाइटी को, सोसाइटी को एक्सप्लेन करने, एंड इट इज वाइड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सोसाइटी का वाइड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी सारा जो इसका वाइड पैटर्न बिहेवियर है, ये कोशिश नहीं करते। ये लोग करते हैं, तो ये दोनों भी गलत है। सो बोथ, यानी कि हम यहां क्या कह सकते हैं? बोथ, सॉरी एक सेकंड, वेट ए मिनट, एक सेकंड, यहाँ किस में गलती हो गई अंडरस्टैंडिंग में। बोथ, पहला पर्सपेक्टिव जो हमारा है ये गलत निकला, और दूसरा जो है, दूसरा क्या निकला? दोनों अप्रोच, दीज अप्रोच आर नॉट अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन। ये कोशिश नहीं करते हैं एक्सप्लेन करने की, नहीं, ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? जो पहला ये है
पहला जो हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, वो ट्रू बनेगा, ठीक है। ये पहला हमारा ट्रू बनेगा और दूसरा जो है वो क्या बनेगा, वो फॉल्स बनेगा, ठीक है। सॉरी, पहला फॉल्स बनेगा, दूसरा ट्रू बनेगा। आई बात समझ में? तो मैं इसके साथ जाऊंगा, ठीक है। आपकी फिर यहाँ रिजर्व असर्शन में चॉइस है, आप किसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिजर्व और असर्शन में आपकी आप किसके साथ जाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ बायो पावर ऑफ मिशेल फोको इंक्लूड्स। जो बायो पावर का कंसेप्ट है मिशेल फोको का, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या इंक्लूड करता है, वो कौन सी चीज़ लाता है सोसाइटी में। देखिए, बायो पावर का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे, ये सर्विलेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मिशेल फोको ने कहा कि पुराने दौर में हमारे पास पुलिस होती थी, ठीक है, तो वो हमें हर किसी जगह डिसिप्लिन या पनिश करने के लिए हमें एक इंडिविजुअल चाहिए था। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में एक कंसेप्ट आया जहां सर्विलेंस का सिस्टम आया, यानी सीसीटीवी कैमराज आ गए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, आपका आधार कार्ड, उस पर भी क्या है, आपका जो थंबनेल है, ठीक है, वो लगा हुआ, जो थंब है आपका, उसको स्कैन किया गया है, ठीक है। आपको जेनेटिकली कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस दौर में ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। इस दौर में हर किसी जगह आपको एक इंडिविजुअल को खड़ा नहीं करना है कंट्रोल करने के लिए, आपको खाली सीसीटीवीज लगाने हैं, तो सारी सोसाइटी जो है एक सर्विलेंस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो ये न्यू फॉर्म्स ऑफ द कंट्रोल जिनको हम बोलते हैं। तो इस चीज़ से क्या डेवलप होता है बायो पावर सिस्टम से, इस चीज़ से क्या, इस चीज़ से सोसाइटी में डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये बात ही इसी पे थी, तो इसका आंसर ए बनेगा, ठीक है। तो 20 का आंसर ए बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू आर के मर्टल मिडल रेंज थेरीज डील। जो मिडल रेंज थेरीज है वो किसके साथ डील करती है। जो अभी हमने डिबेट कहा कि सोसाइटी के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में, जो डिबेट हमारी सोसाइटी में था, फिर मिडल रेंज थ्योरी आई। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम क्या स्टडी करेंगे, हम इंडिविजुअल को भी स्टडी करेंगे, हम ग्रुप को भी स्टडी करेंगे, हम सोसाइटी को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। जो हम आरएडी कहते हैं कि इसमें हमने क्या कहा, इसमें जो डायरेक्ट स्टेटमेंट एक दिया है आर के मर्टन ने, जिसमें उसने कहा था हम ग्रुप को भी स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल को भी स्टडी करेंगे और सोसाइटी को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो ये गैप है रिसर्च को, हम थेरीज को, थॉट को हम इंपेरिकली क्या करने की कोशिश करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसका पार्ट बी आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। ये आपको पता ही है, जेज मीड का कंसेप्ट है, सीएच कूले का लुकिंग ग्लास है, सिगमंड फ्राइड का भी हमने डिस्कस किया, इदिगो सुपर ईगो, ठीक है। तो यहां आपको क्या याद रखना है, यहां इस जीएच मीड ने कहा था जब एक इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। पहले वो इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को, जो वो काम करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो लोग वही काम करते हैं बच्चा। फिर क्या करता है, फिर वो उसका प्ले स्टेज आता है, ठीक है। फिर वो खेल के यानी कि प्ले से वो चीज़ें सीखता है। फिर गेम स्टेज में उसमें उसमें कौन सी डेवलप होती है, उसमें वो लोगों को जनरलाइज करता है, ठीक है। तो प्ले स्टेज बनता है सिग्निफिकेंट अदर्स और गेम स्टेज बनता है जनरलाइजिंग अदर्स, ठीक है। तो ये जीएच मेड का कंसेप्ट है। तो ये थ्योरी भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई है, अगर आपको ज़रूरत है तो सर्च कीजिए जीएच मेड थ्योरी पे, आदिल सर सुशांत जी, आपको निकल जाए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मर्टन द फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। जो मर्टन है इसने फंक्शन का कंसेप्ट दिया है, 3 फंक्शन का कंसेप्ट दिया है। एक तो इसने मैनिफेस्ट फंक्शन दिया। मैनिफेस्ट फंक्शन आपको पता है क्या होता है। मैनिफेस्ट फंक्शन जैसे इसने कहा था कि जो हाइपो इंडियंस थे जब वो रेन डांस कर रहे थे, तो वो रेन के लिए डांस कर रहे थे, जो वो डांस करते थे उनका मकसद क्या था, रेन, यानी कि इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। ये चीज़ उनको पता है, हम लोग ये चीज़ करते हैं। लेकिन उस फंक्शन के साथ साथ उनमें उस रेन डांस की वजह से यूनिटी डेवलप होती थी, वो चीज़ वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। यानी जब हम कोई काम करते हैं, जो चीज़ हमें पता है ये चीज़ हमें इस काम से मिलेगा, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी +2 लेक्चरर के लिए, तो कल आपका +2 नहीं हो रहा है लेकिन आपका नेट हो रहा है इस प्रिपरेशन की वजह से, तो आपको पहले मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था, +2 लेक्चरर, लेकिन आपका क्या हुआ, आपका नेट क्वालिफाई हुआ, तो वो क्या बनेगा, वो लेटेंट फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसके साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है। डिसफंक्शन का मतलब ही होता है जब कोई इंस्टीट्यूशन डिसफंक्शन होता है, कोई सिस्टम काम नहीं कर पाता, उसको हम डिसफंक्शन बोलते हैं। तो इसके ये तीनों कंसेप्ट हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट एंड डिसफंक्शन, और ये यू फंक्शन इसका कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किस में है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ठीक है। तो पार्ट सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे 23 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ
मुझे बहुत सारा काम भी है, मैं आपका पेपर फिनिश कर देता लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ एक क्वेश्चन में जो है मुझे लगता है कन्फ्यूजन रह गया है, उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो रह गया है हमारे किसका, वो हमारा रीज़न और असर्शन रह गया है, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसको हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम। और उसके साथ साथ आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी पेपर्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर हम लेके आएंगे, और उसके बाद नेट के पेपर जो आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम पेपर्स जो हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ में हम उसके साथ साथ जो बाकी अदर बोर्ड जो बाकी पीएससी बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो बाकी बोर्ड पीएससी बोर्ड्स हैं, लाइक अपनी अपनी स्टेट का हर एक का अपनी अपना पीएससी है, तो उनके जो पेपर्स हुए हैं +2 लेक्चरर सोशियोलॉजी या असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस एमसीक्यू सीरीज़ में, ठीक है। तो ज़रूरी आपके लिए ये नहीं है कि आप पूरा दिन एमसीक्यूज़ करेंगे, पूरा दिन आप पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है, आप 4-5 घंटे पहले स्टडी कीजिए, फिर 2 घंटे एमसीक्यूज़ के रखिए, एमसीक्यूज़ पे ही मत रहिए, ठीक है। आप फिर पूरा दिन एमसीक्यूज़ नहीं करना है, आपको पढ़ना है पहले 4-5 घंटे, फिर एमसीक्यू सीरीज़ करनी है, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।